गया। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग आशुतोष। तो मैं आपको आज बताऊंगी, आशुतोष ने पूछा था कि कैसे जो है प्लेलिस्ट में प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। तो ये हमारा फिलर एप्लीकेशन है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है सीटेट के मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे। तो ये हमारा जो अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, फ्री में आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और जो है फुल कोर्स इसमें करवाया जाएगा। हर एक टॉपिक पर जो है आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये हमारा सीटेट सोशल स्टडीज़ के लिए जो क्लासेस होंगी वो मंडे टू सैटरडे 9 बजे होंगी। और जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, जैसे आशुतोष ने पूछा कि टाइमिंग क्या है, वो 9 बजे है। और एस्टेट के लिए हमारा जो टीजीटी सोशल स्टडीज सब्जेक्ट है और जो पीजीटी हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, ये तो इसमें आपको इन्हीं की तैयारी करवाई जाएगी। तो आपको जो है पेपर फर्स्ट और सेकंड की फ्री क्लासेस करवाई जाएंगी। फुल कोर्सेज में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो नए स्टूडेंट्स आए हैं वो है फिलर फॉर्म चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है ऑन कर लीजिए ताकि जो है आपको अपडेट्स मिलती रहे। अगर किसी स्टूडेंट्स का और कोई डाउट्स हो, किसी को कुछ पूछना हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आशुतोष, आपको प्लेलिस्ट में प्रीवियस क्लासेस की वीडियो मिल गई थी? अगर नहीं मिली थी तो वो लास्ट में मैं आपको जो है क्लास के एंड में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो वो लास्ट में बताऊंगी। आज पहले मैं आपको टॉपिक करा देती हूँ। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है कि किस प्रकार से जो है ब्रिटिश काल में जो है भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ था, उसके ऊपर है। तो ये जो सीटेट का पेपर होता है फर्स्ट, उसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो आपका सेकंड पेपर है हिस्ट्री सोशल स्टडीज़ का, उसमें भी इम्पोर्टेंट है। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि आपको टीचर बनना है तो मोस्टली इसमें से एजुकेशन सिस्टम से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जर्नल पेपर में भी। और जो आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट हिस्ट्री, उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले किस प्रकार से देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में जो है ब्रिटिश शुरू में जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो शुरू में इसका जो मकसद था सिर्फ व्यापार करना था। लेकिन बाद में धीरे धीरे से ये बढ़ता है, होता है, जो भारत में जो है सामाजिक परिवर्तन लेकर आता है।
तो इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है जो ब्रिटिश रूल था उसका भारतीय एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत में जो है पाठशालाएं चलती थी। ये मैंने एडम की रिपोर्ट आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि बंगाल बिहार पर उन्होंने जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और भारत में जो है पहले पाठशालाएं चलती थी और जो है मुसलमानों के लिए जो मदरसा में जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। इसके बाद जो है ब्रिटिश जो है स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो है शुरुआत करते हैं भारत में, लेकिन पहले पाठशाला और मदरसा दो ही एजुकेशन के सिस्टम थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है नए इंस्टीट्यूशंस लेकर आती है और उसमें जो है पहले पशु विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब जो है पाश्चात्य विज्ञान पढ़ाया जाता है, साहित्य पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से जो है जो भारत में एक पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग तैयार होता है वो पश्चिमी विचारों से प्रभावित होता है, और भारत में जो है 18वीं शताब्दी में परिवर्तन लाने के लिए जो है यह एजुकेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो स्टार्टिंग से देखेंगे। भारत में जो है शिक्षा नीतियाँ किस प्रकार से बनती हैं, तो जो है भारत में है जो अंग्रेजों के टाइम शिक्षा की शुरुआत होती है उसकी शुरुआत 1781 से होती है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो इसको पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि भारत में जो है अंग्रेज जो है 1781 में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1781 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे उस समय वारेन हेस्टिंग थे। तो जो ये वारेन हेस्टिंग्स थे इसने सबसे पहले जो है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी, और यहाँ पर जो है इस्लामी कानून की जानकारी के लिए जो है इस मदरसा की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी, कब की थी। तो यहाँ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है एजुकेशन की शुरुआत करती है। शुरू में उनका मकसद यही है कि उनको जो है भारत में प्रशासन चलाना है, क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध में विजय होने के बाद जो है कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। तो उनको जो है जनता से संबंध स्थापित करने के लिए, वहाँ से जो भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए जो है तो ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो कंपनी और जो है सामान्य जनता के बीच जो है ट्रांसलेशन का काम कर सके। तो इसलिए जो है वारेन हेस्टिंग जो है इस्लामी कानून को समझने के लिए जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना करते हैं। तो यह कंपनी द्वारा स्थापित पहला शैक्षणिक संस्था थी। तो ये फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करती है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम से पूछा गया है। ये आपका जो जर्नल पेपर फर्स्ट और सेकंड हिस्ट्री का जो पेपर होता है दोनों में ही इम्पोर्टेंट है ये। द एजुकेशन पॉलिसीज इन इंडिया अंडर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो in 1781 the Governor General of Bengal Warren Hastings founded the Calcutta Madrasa for study of Islamic law. So it was founded for the purpose of study of Islamic law, and it was the first educational institution established by the East Company. अब नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशंस है, तो फैक्ट्स के साथ यहाँ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में जो है इस प्रकार से एजुकेशन में योगदान देना शुरू करती है। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो मैं हाईलाइट करती हूँ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट्स कर लेना। तो 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है स्टूडेंट्स।
कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है और जो विलियम जोन्स ने जो है भारत के इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए जो है इसकी स्थापना की थी। तो एग्जाम्स में कई बार जो है इसका मकसद भी पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना क्यों की गई थी, क्योंकि जो विलियम जोन्स थे ये ओरिएंटलिस्ट थे, ये प्राच्यवादी थे और इसने जो है भारत के इतिहास को समझने के लिए, भारत के कानून को समझने के लिए, भारतीय संस्कृति को समझने के लिए क्या किया था, जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। और जो है चार्ल्स विलिकन्स भी जो है ये प्राच्यवादी थे और ये जो है भारतीय संस्कृति के अध्ययन को बढ़ावा देना चाहते थे। तो इन्होंने ही जो है भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो वो चार्ल्स विलिकन्स थे। तो चार्ल्स विलिकन्स ने जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में पूछे गए, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट्स कर सकते हैं और अपने जो है इम्पोर्टेंट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर है, इसलिए पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के पीछे क्या कारण था, कब स्थापना हुई, किसने की, भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया, चार्ल्स विलिकन्स ने किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि उनको जो है कंटेंट दोनों में चाहिए। तो in 1784 the Asiatic Society of Bengal was founded by William Jones। तो ये नाम याद रखना। And it was established to understand and study the history and culture of India, and it was during this period that Charles Wilkins translated the Bhagavad Gita into English. The first time Charles Wilkins translated Bhagavad Gita into English. अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि इन 1791 बनारस या जो रहने वाले थे जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून को समझने के लिए जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री का जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं, हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो है ही, सोशल स्टडीज सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, और सीटेट के फर्स्ट पेपर के लिए। तो उनमें ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे गए हैं। तो जो है इसकी स्थापना जो है, टाइम पीरियड आप याद रखना 1791, और किसने की थी, जोनाथन डंकन ने की थी। और ये संस्कृत कॉलेज था, ये हिंदू कानूनों का अध्ययन करने के लिए की गई थी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रशासन करना था, इसलिए उनको जो है भारतीय कानूनों की समझ होना जरूरी थी, इसलिए वो जो है इनकी स्थापना करते हैं। तो इन 1791 जोनाथन डंकन founded the Sanskrit College for the study of Hindu laws and the philosophy। अब जो है 1800 में बात करते हैं। तो हम शुरुआत से मैंने शुरू किया है कि किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में जो है एजुकेशन में दखल देना शुरू करती है, और उनका पीछे का मकसद स्टार्टिंग में सिर्फ इतना था कि उनको भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक ऐसे लोगों का वर्ग चाहिए था जो उनको प्रशासन में मदद कर सके, और जो पढ़ा लिखा हो, अंग्रेजी भाषा समझता हो। तो शुरू में सिर्फ उनका यही मकसद था कि उनको जो प्रशासन भारत में चलाने के लिए जो है एक कलरक वर्ग चाहिए था जो अंग्रेजी भाषा को समझ सके, और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है प्रशासन चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसलिए वो इन जो है स्कूलों की स्थापना करते हैं, संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं। और 1800 में ये एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो शैक्षणिक संस्था, इनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, इसकी स्थापना कब की गई थी, किसने की थी, और इसकी स्थापना करने के पीछे क्या मकसद था। तो देख इसको समझते हैं कि इसके पीछे क्या मकसद था, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है इसका क्या मकसद था। तो हम अब 1800 की बात करते हैं। तो उस समय जो गवर्नर जनरल भारत के थे वो वेलजली थे, ने भारतीय भाषा और रीति रिवाजों में
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों को जो है शिक्षा देने के लिए, भारतीय संस्कृति के बारे में समझाने के लिए, तो यहाँ पर जो अंग्रेज असैनिक अधिकारी होते थे जो भारत में जो है प्रशासन को संभालते थे, तो उनको जो है शिक्षा देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो सभी स्टूडेंट्स को इसका मकसद समझ में आ गया होगा कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने के पीछे वेलजली ने इसको इसलिए स्थापित किया था ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिविल सेवक हैं जो भारत में प्रशासन का काम संभालते हैं, उनको भारतीय भाषाओं के बारे में जानकारी दी जा सके, भारत में किस तरीके से जो है रीति रिवाजों को अपनाया जाता है ताकि उनको प्रशासन करने में कोई भी कठिनाई नहीं हो। तो इसलिए जो है इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन इसको जो है इस कॉलेज को, फोर्ट विलियम कॉलेज को 1802 में 2 साल बाद ही इसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जो अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने जो है कहा कि इससे क्या है, जो भारतीयकरण होगा, ब्रिटिश प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जो है भारतीय संस्कृति को ज़्यादा अपना लेंगे, उनको सम्मान देने लगेंगे। तो उनको डर था कि कहीं भारतीय संस्कृति का को अपना ना ले, वो उनका भारतीयकरण ना हो जाए, और इसके कारण उन्होंने इसको 1802 में बंद कर दिया गया था। तो एग्जाम्स में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी भारतीय संस्कृति को समझने के लिए, आखिर 1802 में क्या होता है कि उसको बंद करना पड़ता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले अधिकारी होते हैं उनका मानना था कि इससे तो जो है भारतीय संस्कृति का भी जो है भारतीय संस्कृति के प्रति जो है अंग्रेजों का लगाव बढ़ेगा, और इसके कारण वो भारतीय तरीकों का ना अपना ले, इसलिए इसको जो है बंद कर दिया गया था। क्योंकि अंग्रेजों का मकसद भारत में जो है पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार करना था, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ साबित करना था, इसलिए उन्होंने इसको बंद कर दिया। क्योंकि उनका मकसद था अपनी सभ्यता को जो है ये बताना था कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो श्रेष्ठ है और भारतीय संस्कृति जो है वो निम्न दर्जे की है, इसके कारण इसे बंद कर दिया गया था। तो लेट्स सी दिस इन इंग्लिश। तो 1800 गवर्नर जनरल रिचर्ड वेल्सली established Fort William College in Calcutta, and it was established to train civil servants of the East India Company in Indian languages and customs. So it was established to train the East India Company employees in Indian languages and customs. But this college was closed in 1802 due to the British administration's disapproval of the Indianization of English administrative officers in England. So that's why this college was closed in 1802. नेक्स्ट देखते हैं। तो अब जो महत्वपूर्ण है 1813 का चार्टर का एक्ट, ये जो पीजीटी हिस्ट्री सोशल स्टडीज सब्जेक्ट में जो है ये बहुत बार ही पूछा जाता है। 1813 का चार्टर अधिनियम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो 1813 का चार्ट अधिनियम में पहली बार यह कहा गया था कि जो है एजुकेशन पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 लाख रुपए खर्च करने की शुरुआत वो है 1813 में शुरू हुई थी। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशन। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन के लिए पहला स्टेप था। बाय द ब्रिटिश, this act set aside an annual amount of rupees 1 lakh for educated Indian population। तो जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया था, और ये इसमें ये भी कहा गया था 1813 में जो ईसाई मिशनरी है
वो भारत में आ सकते हैं और जो है ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो जो 1813 के एक्ट में जो दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यही अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो हर साल जो है 1 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, और दूसरा कि जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में आकर प्रचार करने का अधिकार दिया गया था। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि सोशल स्टडीज के हिस्ट्री के सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। और जो हमारा जो जनरल पेपर है सीटेट का, उसमें भी ये 1813 का एक्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब मैकॉले के मिनट्स के बारे में बात करते हैं। मैकॉले जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 लेकर आए थे। तो हुआ ये था, जो 1813 में 1 लाख रुपए खर्च करने को बोला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन 1823 ईस्वी तक इस पैसे को खर्च किया ही नहीं गया था, क्योंकि जो प्राच्यवादी थे, विलियम जोन्स थे, उन्होंने कहा, विलिकन्स थे, कि भारत में जो है पश्चिमी शिक्षा, प्राचीन जो भारतीय शिक्षा है उसी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन जो मैकॉले थे, ये जो है अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। तो इस टकराव के कारण जो है ये पैसा खर्च ही नहीं किया जा सका था। लेकिन जब 1833 में मैकॉले को जो है एजुकेशन में सुधार करने का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो 1835 ईस्वी में ये जो है, उस समय पर जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो बेंटिंग थे, तो उसके काल में जो है शिक्षा में सुधार किया जाता है, शिक्षा की ओर जो है ध्यान दिया जाता है। तो जो है उस समय गवर्नर जनरल बेंटिंग के कार्यकाल में जो है धन को, मतलब उसको यूज नहीं किया गया था। 1813 में जो 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी, उसको जो है विलियम बेंटिंग के काल में ही इस्तेमाल किया गया था। और इसके काल में जो नीतियां बनी वो मैकॉले के जो मिनट की सिफारिशों पर आधारित थी। और थॉमस मैकॉले जो थे वो भारतीय और प्राच्य साहित्य के लिए को महत्वपूर्ण नहीं समझते थे। वे पश्चिमी विज्ञान को ज़्यादा महत्व देते थे। वे भारतीय प्राचीन संस्कृति को जो है श्रेष्ठ नहीं मानते थे। उन्होंने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक जो शेल्फ है वो भारत और अरब के पूरे देसी साहित्य के लायक था। तो उन्होंने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का जो है एक जो शेल्फ होता है वो भारत के पूरे देशी साहित्य के लायक था। उन्होंने जो है भारतीय साहित्य था उसको जो है निम्न दर्जे का माना था, और जो है वो जो पश्चिमी विज्ञान को बढ़ावा देना चाहते थे। तो मैकॉले जो आए उन्होंने जो है पश्चिमी विज्ञान, इस तरीके से आप देखोगे कि इस तरीके से जहाँ वॉरेन हेस्टिंग्स 1781 में जो है इस्लामिक कानून को पढ़ने पर जोर देते हैं, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। लेकिन किस तरीके से जब मैकॉले आते हैं और उसकी सोच थी कि भारत में जो पश्चिमी विज्ञान संस्कृति का प्रचार किया जाए, तो इसके कारण जो भारत में जो है इस प्रकार से एजुकेशन को इस प्रकार से एजुकेशन में जो है इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो थॉमस मैकॉले का ये जो कथन है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का जो एक सेल्फ होता है वो भारत के साहित्य से अच्छा है, तो ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो मैकॉले मिनट्स है, जिसको is also known as the English Education Act of 1835, this is very important, क्योंकि यही आप एजुकेशन के ऊपर जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो during the time period of Governor General William Benting, money was allocated for education, and policies were based, educational policies were based on the recommendations of the Macaulay's Minute. And we have to remember that Thomas Macaulay had no knowledge or value for Indian culture and literature, and he considered Western science superior to Indian literature. So that's why he introduced English in
Indian education system, and he famously said that a shelf of a good European library was worth all the native literature of India and Arabia. So this is important statement which was given by Macaulay. अब जो है इसने क्या कहा था, इसमें मिनट में क्या था जो मैकॉले ने जो प्रस्ताव रखा था सरकार को, तो उन्होंने जो है अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि केवल अंग्रेजी में जो ही पश्चिमी विज्ञान और साहित्य को पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूलों कॉलेजों में जो है अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों को महत्व नहीं दिया गया था, बल्कि जिला स्तर पर अधिक विद्यालय और महाविद्यालय खोलने का जो है सुझाव दिया गया था। तो इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और यहाँ पर जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो यहाँ पर जो है मैकॉले ने किस बात पर जोर दिया कि अंग्रेजी में ही जो है पश्चिमी विज्ञान और साहित्य को पढ़ाया जाना चाहिए और यहीं पर पैसा खर्च करना चाहिए। प्राचीन भारतीय साहित्य को पढ़ाने पर जो है पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय साहित्य संस्कृति को वो निम्न दर्जे का मानते थे। तो जो है मैकॉले का 1835 का जो मिनट है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 1835 को इसलिए याद किया जाता है कि इसी के कारण जो भारत में अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत होती है। So, gist of this minute is the government should spend more money on teaching Western science and literature only in English. So he considered Western science and literature more important than Indian literature, and English should be made the medium of instruction in schools and colleges. So this is very important points which are asked in the exams. So primary schools were not given importance, but more schools and colleges were suggested to be opened at the district level. So these are very important facts about the Macaulay's minutes, which are asked in the exams. So please make note. अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है अधोमुखी निष्पतन सिद्धांत था। तो जो अंग्रेजों का मानना था, मैकॉले का मानना था, उन्होंने कहा कि जो अधोमुखी निष्पन्न सिद्धांत है इसको डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है, घुसपैठ सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उस समय अंग्रेजों का मानना था कि भारत में केवल जो उच्च और मध्यम वर्ग के भारतीयों को ही शिक्षा दी जानी चाहिए और बाद में ये पढ़े लिखे लोग जो हैं आम जनता को शिक्षित करने में सरकार की मदद करेंगे और जनता और सरकार के बीच जो है एक ट्रांसलेशन का भी काम करेंगे और कंपनी के जो प्रशासन को संभालने में भी मदद करेंगे। तो इन्होंने सिर्फ एक छोटे से वर्ग को जो है एजुकेशन देने के लिए जो है फैसला किया था और इस समय अंग्रेजों का मानना था कि जो वो एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे समाज का जो रक्त रूप रंग से तो भारतीय हो, लेकिन जो है दिमागी क्षमता से, सोच से वो है उनका काम करने का तरीका वो सब कुछ जो है अंग्रेजों के अकॉर्डिंग ही हो और टेस्ट में जो है वो अंग्रेजों की तरह हो। तो इसका मकसद इस समय यही था। इसे ही अधोमुखी जो है निष्पन्न सिद्धांत कहते हैं। और ये जो छोटा सा वर्ग जो जो उच्च और मध्यम वर्ग के लोग हैं ये पढ़कर बाद में जो है पश्चिमी शिक्षा को जन जन तक पहुंचा देंगे। तो ये जो सिद्धांत है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि अधोमुखी निष्पन्न सिद्धांत क्या था। तो इसमें जो है उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को ही जो है पढ़ने का अधिकार दिया गया था। यहाँ पर जो है 1835 की हम बात कर रहे हैं। 1835 तक क्या था कि आम जनता को भी जो है एजुकेशन का अधिकार नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर सिर्फ जो है उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को ही एजुकेशन देने का अधिकार दिया गया था। आम जनता की शिक्षा की ओर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। अब आगे पढ़ेंगे जब 1854 में जो
वुड्स का डिस्पैच आता है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें आम जनता की शिक्षा की ओर ध्यान पहली बार दिया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। तो इसको समझते हैं कि ये क्या थी। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, the British decided to educate a small sections of upper and middle class Indians, which would be the bridge between the public and the government. तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या था। तो एंड दिस एजुकेटेड पीपल विल टेक वेस्टर्न एजुकेशन टू द जो है ऑर्डिनरी पीपल मासेस। तो दिस वाज द मेन रीजंस। अब ये इम्पोर्टेंट है 1854 का वुड्स डिस्पैच। इसको क्यों महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसके कई कारण थे। पहले तो इसमें जो है जो आम जनता की शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया था, और इसमें पहली बार जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए भी बात कही गई थी। और जो है इसमें जो जो निजी उद्यम थे, जो लोग के पास था, उनसे जो है अपील की गई थी कि वो भी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए दान दे सकते हैं। तो इसके कारण जो है इसको जो है वुड्स डिस्पैच कहा जाता है, मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है कि भारत में जो है किस अधिनियम को जो है अंग्रेजी शिक्षा का जो है मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वो 1854 का वुड्स डिस्पैच था, जिसे कि इस नाम से जाना जाता है। तो वुड्स डिस्पैच के बारे में बात करते हैं अभी कि क्यों इसको इसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, also known as the Magna Carta of English Education in India, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। एंड इट वाज द फर्स्ट स्कीम टू envisages mass education in India. So it was the first step Britishers to introduce education for ordinary people in India, and this promoted the government to take responsibility for education and suggested grants in ads to encourage private enterprises to invest in education. तो इस तरीके से गवर्नमेंट और जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे उनको भी जो है बोला कि आप जो है एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो आम जनता के लिए जो है एजुकेशन की बात की गई थी कि सरकार को जो है आम जनता के लिए भी जो है एजुकेशन, आम जनता की एजुकेशन के लिए ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए इसको विशेष महत्व दिया जाता है। वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 तो इसमें कहा गया था कि गांव में प्राथमिक विद्यालयों में जो स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसलिए वुड डिस्पैच की जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। जो जर्नल पेपर होता है फर्स्ट उसमें भी, और जो सेकंड पेपर होता है उसमें भी। तो जो वुड डिस्पैच था इसमें जो है प्राथमिक विद्यालय में जो है स्थानीय भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, और हाई स्कूल में जो इन्होंने कहा था कि वो एंग्लो वर्नाकुलर यानी देसी भाषा और इंग्लिश दोनों साथ साथ पढ़ाई जानी चाहिए। और जो जिला स्तर पर इन्होंने जो है महाविद्यालय में जो है अंग्रेजी पर जोर दिया था, और इन्होंने जो है महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी स्थापित करने पर जोर दिया था। इन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था, वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर दिया था, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने जो है स्कूलों में जो है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा होनी चाहिए, इसको महत्व दिया था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि इन्होंने जो है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा होनी चाहिए, इस पर जोर दिया था। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि धर्मनिरपेक्ष एजुकेशन पर जो है 1854 में जो वुड डिस्पैच था उसमें जो है ये सिफारिशें की गई थी। इसमें स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया था, धर्मनिरपेक्ष को, इसलिए इसको जो है विशेष महत्व हिस्ट्री में दिया गया है।
तो जो वुड डिस्पैच है उसमें कहा गया है कि local languages should be used in primary schools, in villages, and Anglo vernacular languages should be used in high school, and affiliated colleges at district level university in जो है जो colleges open होंगे तो college will be open in at district level and university in presidency towns and this act also promoted women's education, so women's education and vocational training. So determined that there should be secular education in government schools. So he more focused on secular education in government schools. So these are important points. Students, please note it down in your notebook. अब मेयो के बारे में वायसराय मेयो के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने जो है भारतीय राजकुमारों जो उस समय प्रिंसली स्टेट्स थी, देसी रियासतें थे, उनके जो राजकुमार को जो है प्रशिक्षण देने के लिए, राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए जो है 1868 में जो है काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि वायसराय मेयो ने जो है भारतीय राजकुमारों को जो है पॉलिटिकल साइंस की एजुकेशन देने के लिए 1868 में जो है राजकोट कॉलेज की स्थापना की थी और अजमेर में भी एक मेयो कॉलेज है, वहाँ इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इनको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से भारतीय राजकुमारों के लिए जो है 1868 में जो है राजकोट कॉलेज की स्थापना की गई और अजमेर में जो है मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स स्टूडेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो राजकोट कॉलेज मेयो कॉलेज की स्थापना करने का मकसद क्या था, ये एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा गया है। So let's see this in English. That during the time period of Viceroy Mayo, Rajkot College was established in Kathiawar was in 1868 and Mother College at Ajmer was established in 1875 for political training of Indian princes and the nobles. तो इसका पर्पस इम्पोर्टेंट है कि why this college was established. So Mayo College was established in 1875 for the purpose of political training of Indian princes and nobles. अब देखते हैं हंटर कमीशन की बात करते हैं जो कि 1882 में आता है। इसने क्या किया था कि स्थानीय भाषाओं के माध्यम से जन शिक्षा में सुधार, एजुकेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया कि स्थानीय भाषाओं के जरिए ही जो है शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है हंटर कमीशन की स्थापना क्या था, ये कब हुई थी इसकी स्थापना। तो 1882 में ही पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है और इसके बाद जो है 1887 में 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो हंटर कमीशन जो 1882 में आया, अब इससे पूछा जाता है किससे रिलेटेड था, तो ये जो रिलेटेड था ये एजुकेशन से रिलेटेड था। तो दिस एक्ट वाज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड इन 1882 इसने स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया और प्राथमिक शिक्षा के लिए इन्होंने नया जिला यानी जिला और नगर पालिका बोर्डों को हस्तांतरित किया। इन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा का जो जिम्मेवारी है वो जिला और नगर पालिका बोर्ड को सौंप दी थी और प्रेसिडेंसी के बाहर भी जो है महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा को उन्होंने 2 श्रेणियों में बांट दिया था,
इन्होंने कहा था कि जो केवल प्रवेश के जरिए ही विश्व कॉलेजों में जो है एडमिशन मिलना चाहिए और वोकेशनल एजुकेशन के जरिए जो है छात्रों को जो है नौकरियां दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने जो है एंट्रेंस सिस्टम पर जोर दिया था कि जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उन्हीं को जो है यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने जो है प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालय में प्रवेश पर जोर दिया था और दूसरा इन्होंने व्यावसायिक नौकरी पर जोर दिया था। तो इन 1882 हंटर कमीशन ऑन इंडियन एजुकेशन, तो इट रिकमेंडेड मोर गवर्नमेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव एजुकेशन थ्रू लोकल लैंग्वेजेस। इसमें बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था उसमें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की स्थापना पर जोर दिया गया था। लेकिन जो 1882 में जो हंटर कमीशन आता है इसमें प्राइमरी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया था, तो एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। तो 1854 में जब यूनिवर्सिटी पर ज़्यादा जोर दिया गया था जिसके कारण कि 1857 में जो है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना होती है। लेकिन जो ये हंटर कमीशन होता है ये प्राइमरी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करता है एंड ही more focused on encourage women's education even outside the presidency towns, and secondary education should be divided into two categories. First one, it leads to university through entrance exams and vocational for professional jobs. अब 1902 में बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन के टाइम में जो है एक रेले कमीशन आता है, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड था। तो रेले कमीशन वाज रिलेटेड टू एजुकेशन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का मानना था कि जो यूनिवर्सिटी में जो है क्रांतिकारी विचारधारा को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में किस तरह से जो है रिसर्च को बढ़ावा देने के पर ज़्यादा फोकस किया था। तो उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी में जिस तरीका का सिलेबस था पढ़ाया जाता था उसमें चेंज करने के लिए जो है रेले कमीशन का गठन 1902 में किया जाता है। तो कर्जन का मानना था कि विश्वविद्यालय क्रांतिकारी विचारधारा वाले क्षेत्र पैदा करने वालों के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने जो भारत में संपूर्ण विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए जो है आयोग का गठन किया था। तो ये जो था रेले कमीशन ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए था। ये किससे रिलेटेड था, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है उसके ऊपर था। और इसकी सिफारिश के कारण जो है 1904 में जो है विश्वविद्यालय अधिनियम बनता है। तो यूनिवर्सिटी जो एक्ट है उसकी जो स्थापना होती है वो 1904 में होती है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि रेले कमीशन की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में हुई थी। तो in 1902 रेले कमीशन वायसराय कर्जन believed that university were factories producing revolutionary minded students, so he set up a commission to revive the entire university education system in India. So this commission was related to improvement of a university education system, and recommendations of this commission led to the formation of the University Act 1904. तो 1904 में जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनता है, तो इस अधिनियम में जो है सभी के ऊपर जो है भारतीय यूनिवर्सिटी थी उनके ऊपर जो है सरकार के नियंत्रण में उन सभी को ला दिया गया था। और इसमें जो है क्रांतिकारी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई थी और ज़्यादा फोकस अध्ययन और शोध पर दिया गया था। और यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को जो है एंट्रेंस के जरिए ही यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल सकता था और सरकार को जो है ज़्यादा पावर दी गई थी। यूनिवर्सिटी में जो कुलपति और सीनेट होता है वो जो है सरकार के अंडर आ गए थे।
तो यहाँ पर जो है ज़्यादा पावर जो सरकार को दी गई थी कि वो किस तरीके से यूनिवर्सिटी को के में क्या पढ़ाया जाता है उसको कंट्रोल करे, ताकि जो क्रांतिकारी हैं जो विचारों का प्रचार ना हो। क्योंकि 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, अमेरिका की क्रांति हुई थी, तो यूनिवर्सिटी में इन क्रांतियों के बारे में पढ़ाया जाता था। तो लोगों को वहाँ की जो है समानता की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा से जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे वो इनसे अवेयर हो रहे थे, और जिसके कारण भारत में जो है क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। तो लॉर्ड कर्जन थे, तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय यूनिवर्सिटी है इसमें सिर्फ जो है क्रांतिकारी विचारधारा को ही नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसमें बदलाव लाने के लिए वो रेलवे कमीशन की स्थापना करते हैं, और जो है सरकार को जो है पूरा पावर देते हैं यूनिवर्सिटी में जो है अध्ययन और शोध में क्या पढ़ाया जाना है और किस प्रकार से जो है एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना है, उसके सारे डिसीजन अब से सरकार को दिए गए। In 1904 Indian University Act, so through this act brought all the Indian university under the control of the government. So this is very important point. And the main provision of this act were to pay more attention to studies and research in universities rather than the revolutionary activities. The number of fellows was reduced and was to be nominated by the government, and government gained power against decisions of the university senate. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि तो सबसे पहले जो प्रिंसली स्टेट्स थी, बड़ौदा थी, तो उसमें सबसे पहले जो है कंपल्सरी जो है मैंडेटरी प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत की गई थी। तो ये एग्जाम्स में फैक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में कई बार कि सबसे पहले जो है प्राथमिक शिक्षा को जो है अनिवार्य कहाँ पर बनाया गया था, तो ये 1906 में बड़ौदा रियासत में बनाया गया था। तो इन 1906 द प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा इंट्रोड्यूस्ड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन इट्स रीजन्स। अब जो सैंडलर यूनिवर्सिटी आयोग की स्थापना जो है 1917 में होती है, और इसको इसलिए स्थापित किया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो है में क्यों जो है एजुकेशन में जो कमियां नज़र आ रही थी उसका जो खराब प्रदर्शन के कारणों का पता करना था, अध्ययन का पता करना था, और इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जो है सैंडलर यूनिवर्सिटी आयोग की स्थापना की जाती है। हालांकि इसमें देश में जितने भी विश्वविद्यालय थे उस टाइम में उन सभी की जो है ये जांच करता है, और जो अपनी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश सरकार को देता है। तो in 1917 Sadler University Commission, it was established to study and report on the reasons for the poor performance of the University of Calcutta, although it reviewed all the university in the India. तो इसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर और इसका ये किस लिए आया था, इसका पर्पस क्या था, इसकी स्थापना का, ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता था। तो इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय में जो एजुकेशन सिस्टम में अगर सुधार लाना है तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने की आवश्यकता है। तो इन्होंने जो सिफारिशें की सरकार से, कहा उस टाइम पे जो स्कूल है जो 12 साल में कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद जो छात्र जो है 3 साल के लिए जो है कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सकता है। इस तरीके से उन्होंने जो है सैंडलर आयोग ने शुरुआत की थी, और ये छात्रों को यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने पर जोर देता है। So it said that the reforms in secondary education are necessary to improve university education. तो इसने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल में सुधार करना है तो सेकेंडरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करनी होगी, जो सैंडलर
यूनिवर्सिटी आयोग था जो 1917 में आता है। ये बेसिकली कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए आता है, लेकिन ये सभी यूनिवर्सिटी की जांच करता है। और फिर जो है he recommended school should be completed in 12 years. Students have to enter university after intermediate stages for 3 years university degree. It will prepare the students better for the university and make them conform to the standard of the university. तो इस तरीके से इन्होंने स्कूल एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट की बात की। और इसी के बाद क्या है होगा कि यूनिवर्सिटी में जो है एजुकेशन सिस्टम में सुधार होगा। तो इस तरीके से पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले जो है आपके पास कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग बोर्ड की स्थापना की बात की गई। तो जो ये सैंडलर आयोग 1917 में आता है, तो ये माध्यमिक शिक्षा में इम्प्रूवमेंट की बात करता है और विश्वविद्यालय को केंद्रीकृत और शिक्षण स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करने पर जोर देता है। महिला शिक्षा की बात करता है, तकनीकी शिक्षा की बात करता है और टीचर ट्रेनिंग की बात करता है। तो इस तरीके से इसमें जो है जोर दिया जाता है। तो it will provide the collegiate education to those not pursuing a university degree. So he recommended that separate board for secondary educations will be established. The university should function as a centralized and resident teaching autonomous body. तो autonomous body होगी तो जहाँ रेलवे कमीशन आता है वो यूनिवर्सिटी पर जो है सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, इस बात पर जोर देता है। लेकिन जो 1917 में ये जो आता है, ये क्या कहता है कि इसको जो है ऑटोनमस बॉडी की अपने आप स्वतंत्र रूप से काम कर सके, इस पर जोर देता है। तो दिस सेंट्रल आयोग फोकस ऑन women's education, practical, scientific and technical education and teacher training. ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है ये आप नोट कर लीजिए। मैंने बीच में ये पॉइंट्स ऐड किया है कि 1916 से लेकर 21 में जो है मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और उस्मानिया में 7 नई यूनिवर्सिटी बनती हैं। तो ये याद रखना, मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, उस्मानिया में। तो न्यू 7 यूनिवर्सिटी फॉर्म्ड एट मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ एंड उस्मानिया। 1929 में यहाँ हार्टोग समिति की स्थापना होती है। इनका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो पूछा गया है वही मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ये एक तो टाइम पीरियड पूछा जाता है और ये समिति के जो अध्यक्ष थे वो हार्टोग ही थे। और इसमें प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था, लेकिन इसको अनिवार्य होना चाहिए, इसका ये समर्थन नहीं करते थे। इन्होंने कहा कि अनिवार्य नहीं होना चाहिए, केवल योग्य छात्रों को ही हाई स्कूल और जो है इंटरमीडिएट स्तर में अध्ययन करने की परमिशन। इन्होंने कहा जो स्टूडेंट का पढ़ाई में इंटरेस्ट है केवल उन्हीं को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए लेकिन अनिवार्य सभी के लिए नहीं होनी चाहिए। औसत छात्रों को जो है व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1929 में जो हार्टोग समिति आई थी उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, जिन जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उन्हीं को जो है स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए और जो स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते हैं उनके लिए जो है वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए ताकि उनको जो है रोजगार प्राप्त करने में आसानी रहे। और इस प्रकार से उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी में सुधार के लिए जो है एग्जाम एंड टेस्ट के आधार पर जो प्रवेश मिलना चाहिए इस बात पर जोर दिया था। तो in 1929 Hartog Committee was established for the purpose of provide primary education but don't require compulsory education system. So he recommended there is no requirement for compulsory education system in India and only deserving students should be allowed to study in high school and the colleges, while average students should be
diverted to the vocational courses. So this is very important point. Hartog committee and restricted admission in the university to improve the standards. अब 1944 का जो है ये सार्जेंट योजना के बारे में बात करते हैं। 1944 में आई थी। तो इस तरीके से आपने देखा किस प्रकार से भारत में जो मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत होती है, कौन कौन से एक्ट आते हैं और किस टाइम पर जो है एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत, किस तरीके से बदलाव आते हैं। तो 1944 में क्या हुआ था, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा शिक्षा की सार्जेंट योजना बनाई गई थी, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। 6 से 11 साल के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा, देखिए 6 से 11 के लिए अनिवार्य शिक्षा और पहले सिर्फ प्राथमिक शिक्षा, और 11 से 17 साल के बच्चों के लिए जो है हाई स्कूल ही में जाने चाहिए। चयनित छात्र यानी जो योग्य छात्र हैं एंट्रेंस एग्जाम के जरिए ही उनको हाई स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए। तकनीकी और कॉमर्स आर्ट्स शिक्षा में सुधार के लिए जो है जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और बच्चों के जो है शारीरिक शिक्षा, जो विकलांग थे उनकी शिक्षा पर भी जो जोर दिया गया था। इसमें सार्जेंट योजना में पहली बार जो है जो शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया गया था सार्जेंट योजना में। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये पूछ लिया जाता है। So in 1944, the Sergeant's Plan for Education it was introduced by the Central Advisory Board of Education. So he recommended free primary education for the age group of 3 to 6 years, and he also recommended that the compulsory education for 6 to 11 years age group high school for selected students in the age group 11 to 17 years. So he focused on improvement of technical, commercial and arts education, and focus on the training of teachers for improvement in these education systems. He suggested that the teachers should be provided training and physical and education of the mentally and physically handicapped. तो इस तरीके से जो हम आपने देखा कि किस प्रकार से जो है ब्रिटिश काल में जो है आधुनिक शिक्षा की शुरुआत होती है। 1835 में जो अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है, और 1854 का वुड डिस्पैच एक्ट में किस तरीके से आम जनता के लिए शिक्षा की बात की गई थी। 1917 में सैंडलर आयोग आता है और वो जो है किस प्रकार से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सुधारों की बात करता है। 1944 में सार्जेंट आयोग आता है और ये है प्राइमरी एजुकेशन मिडिल एजुकेशन की बात करता है। तो इस तरीके से जो ये आयोग आए थे, इनकी स्थापना कब हुई, किसने की, और इनकी जो इनका सजेशंस थे ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको जो है डिटेल में आज पढ़ाया कि किस प्रकार से ब्रिटिश काल में जो है आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कहाँ से होती है। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की शुरुआत होती है, और किस प्रकार से जो है बदलाव आते रहते हैं समय के साथ साथ। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो सी टैट का जो पेपर फर्स्ट है और सेकंड उसमें, और जो हिस्ट्री पीजीटी का एग्जाम्स है जो हिस्ट्री के एग्जाम में भी ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि आपको अगर फिलर फॉर्म चैनल टाइप कीजिए। अब जो है यूट्यूब पर जाइए और यहाँ पर जो आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, तो सर्च में आप जो है ये फिलर फॉर्म चैनल लिखिए और यहाँ आप जाओगे तो आपको जो है प्लेलिस्ट दिखेगी। प्लेलिस्ट पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो मेरी है 40 वीडियोस हैं जो कि सी टैट पर फोकस करती है सभी वीडियोस, और इसमें जो है महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वही एक्सप्लेन किया गया अच्छे से। तो जिन स्टूडेंट्स जो अभी नए आए हैं तो वो मेरी प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने जो है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी
और हिस्ट्री के बारे में जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक और साथ में जो MCQ क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्जाम से पूछे जाते हैं वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट्स तो आप ये हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं 823365